गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल मार्कंडेज एकेडमी। तो आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते थे तो ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको सारा कुछ आता था, और अगर आपको नहीं आता था तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो पर, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से क्वेश्चन है लेकर के आते रहें। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारे पास। चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। चंद्रमा की सतह का और आंतरिक स्थिति का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो करते हैं हम सेलेनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, सेलेनोलॉजी, जिसको हम इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सेलेनोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं। अब देखिए, हमारे चंद्रमा पर धूल के मैदान पाए जाते हैं, और ये वो पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, हम शांति सागर कहते हैं। ठीक है, उन धूल के मैदानों को, जो पीछे वाला हिस्सा होता है चंद्रमा का जहाँ पर अंधकार होता है, उसको हम शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए, चंद्रमा हमारा है जो उपग्रह है, किसका, हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है चंद्रमा। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं जीवाश्म ग्रह। ठीक है, तो जीवाश्म ग्रह के नाम से भी हम चंद्रमा को जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है। देखिए, जिस तरीके से हमारा सूर्य है वो मंदाकिनी के चारों ओर घूमता है, ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, और उपग्रह है वो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हमारा चंद्रमा है, हमारे पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, और ये कितने टाइम में अपना चक्र पूरा करता है, तो ये करता है 27 दिन और 8 घंटे में ये पृथ्वी के चारों तरफ है जो वो घूमता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। चंद्रमा के पृथ्वी से ना दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी के ना दिखाई देने वाले, चंद्रमा का हम सिर्फ 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। ठीक है, पृथ्वी से है जो चंद्रमा का इतना हिस्सा हमें दिखाई देता है, और जो नहीं दिखाई देता है वो है 41%। तो जो ना दिखने वाला हिस्सा है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी सी ऑफ करते हैं ना, किसी को बाय बाय बोलते हैं। ठीक है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की इसकी क्वालिटी है कि सी ऑफ कर जाता है। सी ऑफ यानी 41% हिस्सा है वो चंद्रमा अपना किसी को नहीं दिखाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना भाग है। अब देखिए, जो चंद्रमा का व्यास है वो है पृथ्वी के व्यास का 1/4। ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी का 4 है तो इसका कितना है, 1 है। ठीक है, दूसरा है कि हमारे पास, अगर हम देखें कि ये तो हमारे व्यास की बात हो गई हमारा। ठीक है, कि चंद्रमा का जो व्यास है हमारे पृथ्वी के व्यास का इतना है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसका होगा हमारा कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, उसका गुरुत्वाकर्षण कितना है, पृथ्वी का 1/6 है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। पहला हमने क्या किया था कि पृथ्वी के व्यास का लगभग, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4, यानी 1 हमारा चंद्रमा है, 4 हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसका गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का 1/6 भाग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपने पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को हमने 3 भागों में बांटा है। तो मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं जस्ट। तो 3 भाग हैं इसके, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट को हम भूपटल या भूप्रपट्टी भी बोलते हैं, मेंटल जिसको हम आवरण भी बोलते हैं, और लास्ट है हमारे पास क्रोड। ठीक है, क्रोड यानी जो सबसे अंदर वाली होती है, जिसको हम कोर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ये परतें हैं हमारी, जो पृथ्वी के हमने अंदर तक इनको है जो बांटा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्रस्ट में सियाल क्षेत्र में किस तत्व की प्रधानता होती है। अब देखिए, क्रस्ट है हमारा, क्रस्ट यानी हमारी भूप्रपट्टी। तो भूप्रपट्टी का जो सियाल अक्षेत्र है, ठीक है, सियाल अक्षेत्र यानी कि हर एक जो हमारी प्रॉपर्टी है, हर एक जो हमारी परत है पृथ्वी की, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे तरीके के खनिज तत्व और बहुत सारे हमारे यहाँ पे है जो, ठीक है, तत्व पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, जो जिनसे वो अंदर वाली परतें बनी हुई होती है। अब यहाँ पे सियाल अक्षेत्र मिलता है पृथ्वी में। ठीक है, तो सियाल अक्षेत्र कहाँ मिलेगा, सी से क्या बनेगा, सिलिकॉन, और एल से क्या बनेगा, एल्यूमिनियम। तो ठीक है, तो सियाल क्षेत्र को ऐसे याद रखेंगे कि सिलिका और एल्यूमिनियम की जहाँ प्रधानता है उसको हम क्या बोल देंगे, सियाल बोल देंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिलिका एवं मैग्नीशियम से निर्मित मंडल की परत को किस नाम से जाना जाता है। तो सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित जो हमारी मंडल की परत होती है, ठीक है, मेंटल की जो परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपना सीमा। ठीक है, सीमा यानी कि सिलिका से हमारा सी हो गया और मैग्नीशियम से हमारा मा हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे दिया हमने, इसको सीमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो वाइट ऑफ द अर्थ है, हम किसको कहते हैं? वो कहते हैं हम मेंटल को, ठीक है। मेंटल को हमारा क्या बोला जाता है? वाइट ऑफ द अर्थ बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निकिल और लोहे की प्रधानता के कारण निफे नाम निम्नलिखित में से किस परत को दिया गया है? तो देखिए हमने सियाल पढ़ा, हमारे क्रस्ट में था, सीमा पढ़ा, हमारी मेंटल में था, तो लास्ट कौन सी बची? हमारी क्रोड, ठीक है। तो क्रोड में आता है हमारा निफे, ठीक है। निफे यानी कि निकिल और लोहे से जो मिलकर के बना है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? निफे बोल देते हैं, जो हमारी क्रोड में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ज्वार बाटा की उत्पत्ति किन के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण होती है? अब देखिए जब हमारा सूर्य और जो चंद्रमा है हमारा, ठीक है, इनकी दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है जो वो ज्वार बाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार बाटा क्या होती है कि समुद्र में है जो वो ऊंची ऊंची लहरों का उठना, ठीक है। समुद्र है हमारा, बह रहा है नीचे पानी, ठीक है, उसमें है जो ऊंची ऊंची जो लहरें हमारी उठती हैं। एक तरीके से अगर हम बोले कि समुद्र के अंदर ज्वालामुखी का जो उद्भव होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं कि ज्वार बाटा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने। दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति किस दिन होती है? तो देखिए दीर्घ ज्वार हमारा यानी बड़ा ज्वार यानी सबसे ऊंची ऊंची सबसे लंबे लंबे जो हमारी लहरें हैं वो किस दिन उठेंगी? वो उठेंगी अमावस्या को, जिस दिन हमारा क्या होगा? सोलर एक्लिप्स होगा। सोलर एक्लिप्स यानी कि हमारा सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। उस दिन क्या होता है हमारा? उस दिन जो ये तीनों है हमारी, पृथ्वी है, चंद्रमा है और सूर्य है, तीनों एक ही सीध में होते हैं, ठीक है, तीनों एक ही लाइन में होते हैं हमारे। और इसी दिन क्या होता है हमारा कि जो दीर्घ ज्वार है उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार किस खाड़ी में आता है? तो देखिए फंडी की खाड़ी जो है हमारा, यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उठता है, ठीक है। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं कि कोई सीमा नहीं है उनकी, तो उसको हम है जो वो फंडी की खाड़ी में है जो विश्व का सबसे ऊंचा जो है ज्वार है हमारा वो आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपने। कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को किस प्रकार के ज्वार की उत्पत्ति होती है? तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है हमारा, उस दिन कैसा ज्वार आता है? लघु ज्वार आता है। और उस दिन जो हमारा चंद्रमा, पृथ्वी और जो सूर्य है वो क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है हमारा चंद्रमा हो जाएगा, मून लिख देते हैं हम। यहाँ पे क्या होगी हमारी अर्थ हो जाएगी हमारी, और यहाँ पे क्या होगा हमारा सन हो जाएगा हमारा। अब ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ से इस तरीके से जो लाइन है, ठीक है, इस तरीके से लाइन है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब यहाँ से इस तरीके से ये पृथ्वी का भी सर्कल है, जहाँ से जो चंद्रमा है इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो इस तरीके से देखो तीनों ने क्या बनाया? समकोण बना लिया ना यहाँ पे, ठीक है। तो समकोण बन गया और इस दिन क्या होता है? लघु ज्वार आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महासागर व महाद्वीप स्थित है क्या कहलाती है? तो देखिए वो भाग जिस पर हम रह सकते हैं, स्थान है जिस पर, स्थान को हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल जहाँ पे हम रहन सहन है हमारा, ठीक है, रहते हैं, हम उसको स्थल मंडल बोलते हैं। और जहाँ पर हमारा जो जल है, महासागर है, महाद्वीप हैं, सॉरी महासागर हैं हमारे, समुद्र हैं हमारे, नदियाँ हैं, इनको क्या बोलते हैं? हम जल मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, पृथ्वी के कितने % भाग पर जल और स्थल और जल है? तो सबसे पहले स्थल पूछा है, तो स्थल कितना है? 29% स्थल है, और जल पूछा है तो 71% हमारे पर जल है। लेकिन ये जो 71% जो जल है ये पीने लायक जल नहीं है, ये समुद्रों का वो जल है जिससे हम है जो वो नमक वगैरह बनाते हैं। ओनली 2% जो जल है हमारा वो पीने लायक है हमारी अर्थ पर, ठीक है, जो बिल्कुल प्योर है, साफ़ है, खारा नहीं है। किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी के समय निकलने वाले लावा के अंदर या बाहर जमने से होता है? ठीक है, जो हमारा ज्वालामुखी होता है, ठीक है, वोल्केनोस जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक लिक्विड तरीके का हमारा तरल निकलता है, ठीक है, बहुत लिक्विड फॉर्म में निकलता है जो रेड रेड कलर का होता है। जब वो पृथ्वी के ऊपर जमता है, ऊपर ऊपर चलता है तो उसको लावा बोलते हैं, जब वो पृथ्वी के नीचे दरारों में चलता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो उन दोनों से, उसके ऊपर जमने और नीचे जमने से, जो ऊपर और नीचे जो लावा जमता है उससे जो बनी हमारी चट्टानें होती हैं उसको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं, क्योंकि ये अग्नि के तरीके की होती है ना, बिल्कुल रेड रेड कलर की। ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी क्या है, एक आग ही है हमारी, ठीक है, जो हमारी है जो अर्थ का जो सुरक्षा कवच जिसको बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अवसादीय परतदार चट्टान किसे कहते हैं? तो देखिए अवसादी और परतदार चट्टान किसको बोला गया है?
अवसादी और परतदार, ठीक है। तो ये क्या है, किसी के अवसाद से बनी है। तो अवसाद किसका होगा, आग्नेय चट्टानों का, आग्नेय यानी कि जो ज्वालामुखी से बनी है, और रूपांतरित चट्टानों का जिन्होंने अपने रूप को चेंज कर लिया है, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर हम कोयले की बात करते हैं तो कोयला कैसे बनता है, पृथ्वी के नीचे है जो वो दबा रहता है, कई लाखों सालों तक है जो दबा रहता है, लकड़ी, ठीक है। तो लकड़ी है जो वो अपना रूप बदल लेती है और अपना रूप बदलने के बाद वो कोयला बन जाती है। तो जो रूपांतरित चट्टान है हमारी, वो किससे बनती है, ताप, दाब और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमारा क्या बनती है, रूपांतरित चट्टान बनती है। और आगे हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो ज्वालामुखी है उससे जो बाहर और अंदर जो लावा निकलता है, जमता है, उससे बनती है ये, ठीक है। और इनके अवसाद से कौन सी बनती है, अवसादी चट्टान बनती है हमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों का बना है। तो देखिए, आगरा का किला है हमारा और दिल्ली का लाल किला हमारा, तो ये किस प्रकार की चट्टानों से बना है, ये बना है हमारा बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का, ठीक है। बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से ये हमारा मिलकर के बना हुआ है। और अवसादी चट्टान किससे बनी है, आग्नेय और रूपांतरित, या उसी को हम बोलते हैं कायांतरित चट्टानों से। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस पर्वत की गिनती विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में होती है। तो भारत का ऐसा कौन सा पर्वत है जिसकी गिनती विश्व के सबसे ज़्यादा पुराने जो वलित पर्वत हैं हमारे उसमें होती है। तो ये है हमारा अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली जो पर्वत है हमारा, ये विश्व के सबसे जो पुराने जो हमारे पर्वत हैं, ठीक है, उनमें गिना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा। आप देखिए, विश्व का सर्वाधिक जो विस्तृत ब्लॉक पर्वत है हमारा, ठीक है, वो उसे हम जो ब्लॉक पर्वत है वो कौन सा है। तो ये है हमारा कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, ठीक है। कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा हमारा है जो सबसे ज़्यादा विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। और ब्लॉक पर्वत क्या होता है, जब आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा जो धरती है हमारी, ठीक है, इसमें कुछ दरारें आ जाती हैं या फिर भ्रंश पड़ जाते हैं, ठीक है, भ्रंश या फिर दरारें पड़ जाती हैं, और धरातल का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे वो उड़ जाता है, ठीक है, उसमें दरारें पड़ने के बाद वो ऊपर उठ जाता है। और कुछ है जो वो नीचे धंस जाता है। तो ऊंचे उठे भाग को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक, जो किसी एक चीज़ को ब्लॉक कर दे। अब देखिए, ये वाला हिस्सा है मुझे दिख रहा है, ठीक है, अब इसके पीछे क्या है, वो वाला हिस्सा ब्लॉक हो गया ना, क्योंकि ये ऐसे ऊपर उठ गया और पीछे वाला हिस्सा ब्लॉक हो गया। तो ये ब्लॉक पर्वत है जो वो हम इसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉक पर्वत सबसे बड़ा है तो ये कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा है, जिस जो है हमारा विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। विस्तृत यानी सबसे ज़्यादा फैला हुआ ब्लॉक पर्वत, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो बीच वाला जो धंसा हुआ हिस्सा होता है, इस तरीके से मान लो यहाँ पर भी ब्लॉक पर्वत, यहाँ पर भी पर्वत हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इस धंसे भाग को हम रिफ्ट घाटी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हम रिफ्ट घाटी इसको बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ज्वालामुखी पर्वत के सबसे ऊपरी भाग में कीप नामक गड्ढा क्या कहलाता है। तो कीप नामक जो गड्ढा होता है कीप के तरीके का, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रेटर, ठीक है। क्रेटर यानी कि जैसे हमारा ज्वालामुखी होता है, मान लो ये हमारा ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ऊपर तक है और यहाँ हल्का सा जो एक पॉइंट होता है हम इसको क्या बोलते हैं, जहाँ से जो आग या धुआं वगैरह जो भी हमारा निकलता रहता है, तो इस छोटे से मुँह को हम क्या बोलेंगे, इस कीप को क्या बोलेंगे, हम क्रेटर बोलते हैं इसको हम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, क्रेटर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अब देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है हमारी वो कौन सी है, जो किसके नाम पे रखी गई थी, एवरेस्ट के नाम पर, जो सबसे पहले हमारे भारत में है, जो वो आया था इंडिया का मैप बनाने के लिए, ठीक है। इसकी वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी है तो लिंक है जो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 8848, ठीक है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। और ये है हमारा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा है, जो हाईएस्ट पीक मानी जाती है। किसकी है ये, हमारे हिमालय पर्वत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। अब देखिए, ऐसा कौन सा पठार है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्व की छत हम जिसको बोलते हैं, तो वो कौन सा है हमारा, वो है हमारे पास पामीर का पठार, ठीक है। तो पामीर पठार हमारा ऐसा पठार है जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्व की छत बोलते हैं। और ये क्या है, सबसे ऊंचा पठार है हमारा, ठीक है। पठार क्या होता है, जो हमारे जो पर्वत होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ऊंचे होते हैं और जो पठार होते हैं वो थोड़े चौड़ा और थोड़ा स्पाट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम जिसको बोल देते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा पठार होता है, ठीक है, जो ज़्यादा चौड़ा होता है और थोड़ा ऊपर से जो स्पाट सा होता है, बिल्कुल समतल सा होता है, ठीक सा होता है, ठीक है। इसको हम पठार का नाम हम दे देते हैं, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हमारा कौन सा है? बैरन है। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी हमारा एकमात्र सक्रिय यानी कि एक्टिव जो हमारा वोल्केनो है, और ये कहाँ पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अंडमान और निकोबार में जो है हमारा ये ज्वालामुखी पाया जाता है। बैरन से याद रखना, बैरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्रिय है। सक्रिय क्या होता है कि जिसमें जो है जो वो फूटता ही रहता है, जिसमें ज्वालामुखी निकलता ही रहता है। ठीक है, उसको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। मरुस्थलों में अत्यंत नमकीन झीलों को क्या कहते हैं? अब देखिए, मरुस्थल होती हैं हमारे, ठीक है, मरुस्थल यानी कि जो हमारे जैसे हम रेगिस्तान हम जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो उनमें जो होती हैं हमारी जो अत्यंत नमकीन वाली झीलें होती हैं, ठीक है, नमकीन जिनमें पानी बहुत ही खारा होता है, तो उसको क्या नाम देते हैं? उसको सलीना हम बोलते हैं। ठीक है, तो नमकीन झीलों को क्या नाम दिया गया है? सलीना बोला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। मरुस्थलों में पवन के अपवाहन या अपघर्षण से बने गर्तों में जल इकट्ठा होने से बनी छिछली झीलों को क्या कहते हैं? अब देखिए, दो क्वेश्चन हम इसमें मिल गया कि मरुस्थलों में पवन के चलने से, पवन के अपवाहन से, पवन जो चलती है बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ा करके ले जाती है। ठीक है, मान लो ये हमारा समतल मैदान है, ठीक है, यहाँ से हवा जो जा रही है, ठीक है, हवा जहाँ पे ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो ये जो जो ज़मीन है हमारी, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ ऐसे धंस जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा क्या है कि यहाँ पर इतना गड्ढा हो गया है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि एक गर्त बन गया। अब इस गर्त में है जो वो छिछली झीलें यानी जगह जगह पर होती हैं ये। ठीक है, अभी यहाँ बन गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, हल्का सा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो इसमें जो जो पानी इकट्ठा होगा हमारा, उसको हम क्या कहते हैं? छिछली झील हम उसको कहते हैं। तो इन छिछली झीलों को, ठीक है, उसने पूछा है कि इनमें जो जल इकट्ठा होता है, तो इन छिछली झीलों को हम क्या नाम दिया गया है? तो इनको नाम दिया गया है पलाया झील। ठीक है, और ये पलाया झील ही बाद में हमारी क्या बन जाती है? सलीना बन जाती है। ठीक है, पलाया ही नमक का जो अंश बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें, नमक बढ़ने के बाद इनको ही क्या बोलते हैं? हम सलीना झील बोल देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है हमारी कैस्पियन झील। हमने यहाँ मीठे पानी की किसी चीज़ की बात नहीं की है, हम बोल रहे हैं कि सिर्फ एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ी झील है हमारी कैस्पियन सागर झील। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे जो गहरी झील है वो है हमारी बैकाल झील। ठीक है, जो हमारे साइबेरिया यानी कि रूस में पड़ती है। ठीक है, साइबेरिया रूस में एक जगह है जो हमारी वहाँ पर पड़ती है, और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? आप देखिए, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व हम किसको कहते हैं? जब हमारी धरती के अंदर बहुत ज़्यादा जो ताप बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो वो ज्वालामुखी के रूप में ना बाहर निकल के आती है। ठीक है, अगर ये ज्वालामुखी ना फूटे ना बाहर निकले, तो हमारी जो पृथ्वी है वो कभी भी मतलब पता नहीं किस एरिया को वो अपने अंदर ले ले, और पूरा का पूरा जो संसार है वो पृथ्वी के अंदर समा सकता है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी है जिसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व हमारा बोला गया है। ठीक है, हमारी पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी हम इसको बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। ज्वालामुखी तरल पदार्थ को भू सतह के नीचे और सतह पर आने के बाद क्या कहते हैं? तो देखिए, हमने ये पहले ही क्वेश्चन में बात की थी कि जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, सतह के नीचे पूछा है पहले, और फिर पूछा है सतह पर आने के बाद। ठीक है, सतह के जो नीचे नीचे चलता है उसको बोलते हैं मैग्मा, और सतह के जो ऊपर ऊपर चलता है उसको बोलते हैं लावा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सतह के नीचे, मान लो ये पृथ्वी की हमारी सतह है पूरी की पूरी, ठीक है, एक ज्वालामुखी यहाँ से फटा, जो यहाँ ऊपर ऊपर इस तरीके से ऊपर चलता जाएगा, ऊपर चलता जाएगा, उसको हम लावा नाम दे देंगे, और जो यहाँ से रिस करके पृथ्वी के नीचे दरारों में चलता जाएगा, इसको हम क्या बोल देंगे? मैग्मा बोल देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? अभी हमने बात की थी कि भारत का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी की बात की थी कि भारत का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है और कहाँ पर था, तो वो था बैरन, और कहाँ पर स्थित था? वो था हमारा अंडमान में। ठीक है, अब हमने बात की है कि भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त जिसको हम क्या बोलते हैं? डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट भी हम इसको बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है और कहाँ पर है? ये है हमारा नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में ही हमारा ये पड़ता है। ठीक है, नारकोंडम द्वीप में पड़ता है, नारकोंडम है जो ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा है प्रसुप्त ज्वालामुखी है हमारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे क्या है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो देखिए विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यानी पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर हर टाइम जो ज्वालामुखी है वो फूटता ही रहता है, तो ये है हमारा कीलायु ज्वालामुखी। ठीक है, तो कीलायु ज्वालामुखी हमारा कैसा है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब देखिए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी हमारा नहीं है, तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी हमारा ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो देखिए भूकंप की जो तरंगे होती हैं, ठीक है, तो भूकंप की तरंगों का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं हम उसको, सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंप की तरंगों का जो है अध्ययन है हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए भूकंप की उत्पत्ति होने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, उस स्थान को हम कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल या हम इसको फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूकंप मूल या फिर फोकस हम इसको बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भूकंप की तीव्रता का मापन निम्नलिखित में से किस से किया जाता है। तो जो भूकंप की तीव्रता है, ठीक है, भूकंप की जो तेजता होती है उसको हम किससे मापते हैं। तो वर्तमान में हमारे पास दो स्केल हैं। ठीक है, दो स्केलों से हम इसको मापते हैं। पहला है हमारे पास रिक्टर स्केल जिसको रिक्टर पैमाना, और दूसरा है हमारे पास मरकेली, सॉरी मरकरी लिखा गया है, मरकेली है ये, केली। ठीक है, मरकेली पैमाना। तो इन दोनों पैमानों से हम है जो वो आज है जो भूकंप को मानते हैं, यानी उपरोक्त तो ये दोनों हमारे सही हैं। ठीक है, जो हमारा मरकेली पैमाना है इसके अनुसार जो भूकंप की तीव्रता है उसको हम 12 श्रेणियों में, ठीक है, 12 भागों में हम उसको बांटते हैं। जैसे हमारे तरंगे होते हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, ठीक है, अधिकेंद्र होता है हमारा, अधिकेंद्र यानी कि हमारा एपिसेंटर, ठीक है, हम इसको जो बोलते हैं अपने अधिकेंद्र को। ठीक है, अधिकेंद्र हमारी वो जगह होती है जहाँ पर हम सबसे पहले भूकंप को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि भूकंप के पास वाला वो एरिया होता है जहाँ से हम जो इसको महसूस कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा जो भूकंप है सबसे पहले जो यहाँ पर उठ करके आया है। ठीक है, उसके बाद हमारा रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना की बात अगर हम करें तो इसका विकास 1945 में हुआ था हमारे। ठीक है, 1945 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक था, ठीक है, भूवैज्ञानिक हम जिसको बोलते हैं, नहीं भूमि की जो स्टडी करने वाले होते हैं हमारे, उसका नाम था चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। ठीक है, चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि रिक्टर पैमाने का आविष्कार किसने किया था। तो रिक्टर पैमाना इनके नाम के पीछे लगा है, तो चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने इनका है जो वो इनका मापन किया था सबसे पहले। और इसमें इन्होंने कितने तक संख्याएं बताई थी, 1 से 9 तक इन्होंने इसमें संख्याएं बताई थी। ठीक है, तो ये आज के हमारे यहाँ तक क्वेश्चन थे। होप सो कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, अच्छे नहीं लगे हैं तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।